कमज़ोरी भगाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है प्रोफेसर उस्मान अमीन हुत्याना। नहीं, ये कोई शिलाजीत का इश्तिहार नहीं है, बल्कि एक सवाल है जो किसी ने भेजा है और उनका पूछना है कि डॉक्टर साहब, आप क्या शिलाजीत के इस्तेमाल को रेकमेंड करते हैं, और अगर करते हैं तो किस तरह इस्तेमाल होनी चाहिए। तो नाजरीन, मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शिलाजीत एक ऐसी चीज़ है जो पहाड़ों से, पत्थरों के बीच से निकलती है, और कहा जाता है कि ये जो इजिप्ट में मम्मीज़ बनाई जाती थी तो उसको प्रिजर्व करने में भी इसका इस्तेमाल होता था। कोई कहता है ये पत्थर के आंसू है, कोई कहता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसके अंदर तमाम बीमारियों का के बारे में के हवाले से शफा मौजूद है। तो जितने मुंह उतनी बातें। मैं अभी सिर्फ एक साइंटिफिक थोड़ा सा तहकीकी जो जायज़ा है वो आपके सामने लूँगा, और फिर हम फैसला करेंगे कि क्या इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या करने का मूड है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अभी इस वक्त अगर साइंटिफिकली आप चेक करें तो जो हाई क्वालिटी इंटरनेशनल रिसर्च है वो इसके बारे में क्या कहती है। ये जो कंपाउंड है शिलाजीत, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए गए हैं। कोई 80 से भी ज़्यादा 86 मिनरल्स पाए गए हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? जो आपको पता है डिफरेंट धातें होती हैं। तमाम जो धातें हैं ये मुख्तलिफ अमाउंट में जिस्म में किसी किसी का काम है, और जिनका काम नहीं है वो जिस्म के लिए नुकसानदेह होती हैं। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि तमाम धातें या तमाम मिनरल्स का किसी चीज़ में होना ये फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन कुछ जो धात हैं उनका जिस्म में होना फ़ायदेमंद है। अब ये जो शिलाजीत है ये बहुत अरसे से आयुर्वेदिक मेडिसिन में इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ जगहों पे, और मुख्तलिफ जगहों पे इसको मैनेज करने के, इस्तेमाल करने के लिए स्टैंडर्ड्स कायम है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिकल वॉच एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको देखती है। अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो हैं, कंज्यूमर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, वो इसको देखते हैं। अमेरिका में भी जो हर्बल या ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस हैं उनके लिए टेस्ट और प्रोटोकॉल का सिस्टम मौजूद है वहाँ पे। रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च जो की जाती है वो आमतौर पे आपको पता है कि जानवरों पे की जाती है, एनिमल्स पे की जाती है सबसे पहले, और उस पे देखा जाता है कि उनका फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। अगर फ़ायदा हो और नुकसान ना हो, फिर एक ख़ास फेजिंग के बाद इन ट्रायल्स को ह्यूमन के ऊपर ट्रायल किया जाता है। ये जो रिसर्च है ये चूहों के ऊपर मिसाल के तौर पे है। तो उन्हें देखा गया कि जो चूहे हैं उनके कुछ जो प्रॉब्लम्स थी वो इस दवाई के कुछ रेगुलर इस्तेमाल करने से उन पर पॉजिटिव असर आया। ह्यूमंस में ये चीज़ जहाँ पे इस्तेमाल हुई है उसमें डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर इस्तेमाल की गई है। ह्यूमंस में मिसाल के तौर पे 3 महीने का ट्रायल उन्होंने किया पोस्ट मीनोपॉजल ख़वातीन पे। उन्होंने देखा कि इसका कैसा असर आता है। वो एक अच्छा थोड़ा सा उसमें पॉजिटिव फाइंडिंग्स आई। इसके अलावा देखा गया कि टेस्टोस्टेरॉन जो मेल सेक्स जो हार्मोन है उसकी मकदार भी इसके इस्तेमाल करने से बढ़ती हुई देखी गई मुख्तलिफ रिसर्चेस के बीच में। स्पर्म सेल्स भी थोड़े से बढ़े डिफरेंट रिसर्चेस के अंदर। ये रिसर्चेस बहुत ज़्यादा नहीं है, टोटल जो मैंने देखी वो 127 के करीब मौजूद हैं ऑनलाइन, जिसको मेरा ख्याल है हम इसको स्टैंडर्ड की कह सकते हैं। अब फिर जहाँ पे कुछ लोगों को एनीमिया था, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया था, उनमें भी इसका थोड़ा पॉजिटिव रोल दिखाया गया। इन सब रिसर्चेस के पॉजिटिव होने का मकसद क्या है? अच्छा, कुछ रिसर्चेस थी जहाँ पर टेस्टोस्टेरोन बढ़ा। ये वो पेशेंट्स थे जिनको हाइपोगोनाडिज्म, यानी उनका जो हार्मोन्स थे वो कम थे पहले से ही पैदाइशी तौर पे या सेकेंडरी कॉजेज़ की वजह से। अब नाजरीन, एक बुनियादी सा असूल है जब भी हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ आपकी ज़रूरत, जिसमें बेनिफिट होगा, वो आपके लिए जो फ़ायदेमंद होगा और नुकसान कम होगा, उसको हम दवाई का नाम देते हैं। जो चीज़ नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा, उसको हम जहर से ताबीर करते हैं या टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं। अब शिलाजीत ये जो कंपाउंड है इसका एक बहुत ही नहायत नफीस तरीका है प्योरीफाई करने का।
अभी जो प्योरीफाई हुई जो कराई जा रही है वो उस आमतौर पे कुछ इस किस्म का तरीका होता है कि उसको फिल्टर किया जाता है, पानी में उसमें रखा जाता है, उसके बाद उसको फिर गर्म किया जाता है और उसके बाद फिर एक बड़े क्रूड किस्म के जो एक लोकल सिस्टम है उसके ज़रिए उसको पेस्ट को अलहदा कर लिया जाता है और वो आगे डिस्पेंस की जाती है थोड़ी सी प्रोसेसिंग के साथ। आइडियली ये जो कंपाउंड है इसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है। ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है ये होनी चाहिए जिसको हम एक स्पेक्ट्रोग्राफी कहते हैं। स्पेक्ट्रोग्राफी होता है कि डिफरेंट मेटल्स को उसकी मिकदार वाज़ेह हो और जो टॉक्सिक जो धातें हैं उनको अलहदा किया जाए और जो प्योरीफाइड जो अच्छी वाली धातें हैं उनको बीच में किसी ऐसे तरीके से मेंटेन किया जाए कि नेगेटिव चीज़ें आउट हो जाएं, पॉजिटिव अंदर रह जाएं। एक बड़े मज़ेदार रिसर्च हुई जिसके अंदर उन्होंने देखा बहुत कंप्रीहेंसिवली कि इंडिया और पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाने वाली जो शिलाजीत है ये किस में इम्प्योरिटी ज़्यादा हैं या किस में प्योरिटी ज़्यादा हैं। जो इंडिया की थी उसके अंदर जो नताइज थे वो काफ़ी बेहतर थे और इम्प्योरिटीज सिर्फ 2-3 धातें ऐसी थी जो इम्प्योरिटी के तौर पे उनका ख्याल था कि इनको भी आउट होना चाहिए। जो पाकिस्तान की जो टेस्टिंग की गई वो धात जो थी उसके स्कोर या उसका रिजल्ट काफ़ी मायूस कुन था, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मौजूद थी। इसका मतलब ये है कि अब हमें कोई ऐसी स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा तहकीकी इदारा चाहिए जो इस कंपाउंड तो बहुत अच्छा है लेकिन इसको वो साइंटिफिकली तौर पे प्योरीफाई करे और प्योरीफाइड चीज़ ह्यूमंस पे टेस्ट करें साइंस, और उसके बाद अगर फ़ायदा निकलता है और कोई नुकसानात नहीं नज़र आते तो फिर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब होना ऐसा चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे आपको पता है पाकिस्तान में एक रिवाज है कि जहाँ भी उनको इल्म होता है कि यहाँ से कुछ मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म हो रही है या ख़ुद साख्ता जो उनके ज़हन में है कि बहुत ज़बरदस्त पावर होनी चाहिए, बहुत ताकत होनी चाहिए और कोई इन्फिनिट किस्म का ऐसा काम होना चाहिए कि बस वो कर लें तो बस फिर तबाही फिर जाए। ये जो रविश है ये थोड़ी सी मेरा ख्याल है ख़तरनाक है। मैं आप सब दोस्तों को जो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं बिला वजह बग़ैर किसी डॉक्टर के मशवरे से, उनको मैं सरीहन रोकूंगा कि आप ये बिल्कुल रिस्क ना लें। उसकी वजह यह है कि बहुत अरसे से जो हमारा, आप अगर चक्कर लगाएं PKLI का, तो जो किडनी सेंटर्स हैं और लिवर सेंटर्स हैं यहाँ पे जो भी हम जिस्म से बाहर की चीज़ खाते हैं तो वो डिटॉक्सिफाई होती हैं लिवर में या कुछ होती हैं किडनीज में। अगर उनमें कोई भी धात हो तो वो लिवर या किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं, जो शुरू में तो रिवर्सिबल होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाके कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है जो इरिवर्सिबल यानी कि लेने के देने पड़ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल इनकरेज नहीं करूँगा। हाँ, ज़रूर एडवर्टीज़मेंट का दौर है, मैं अक्सर इंस्टाग्राम पे और मुख्तलिफ जगहों पे लाइनें लगी होती हैं कि जी हमारा सबसे खालिस शिलाजीत है और हमारी क्वांटिटी मुसद्दका तौर पे बेस्ट है। ये सब दावे जो हैं ये मेरा ख्याल है सिर्फ दावे हैं, कोई रिसर्च इस वक्त, कोई हमारे पास सबूत नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी लेबॉर्ट्री का जो ये उसके ऊपर स्टैंप करके दें कि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव हैवी मेटल्स हैं। अब आप ये सोचिए कि जिस जगह से जो कंपाउंड लिया जाएगा उसको बढ़ाने के लिए वो मिक्सिंग तो की जाती है। ऐसा तो है जब आपको दूध नहीं मिल रहा सही पाकिस्तान में, तो जो इतनी महंगी कंपाउंड है जो हज़ारों रुपए की आ रही है, क्या वो आपको प्योरिटी मिल जाएगी आपको? ठीक है, पहला सवाल। दूसरा, जो हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन की चीज़ें हैं, जो आलात हैं, जो लेबॉर्ट्री है, हमारे पास वो स्पेक्ट्रोग्राफी मशीन है जो इस चीज़ को कर सके। तो जब चुगताई लैब या कोई और बड़ी लैब आगा खान की या शौकत खानम की जब कोई प्योरीफाई करके आपको दे रही होगी तो फिर मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल सोचिए उसके बारे में। तीसरा, अपने डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। ये जो दवाई है इसमें कहा जा रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, इसमें फुलविक एसिड है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, बिल्कुल होंगे, हैं बेशक, लेकिन क्या वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए इस वक्त वैसे सेफ है जैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? अब कहने को तो इसमें कहा जा रहा है कि अल्जाइमर्स को भी रोक सकता है, रिवर्स कर सकता है। इस वक्त करोड़ों डॉलर्स की बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, अल्जाइमर्स के पेशेंट्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं और उनको रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है।
अभी तक ये दवाई वहाँ तक नहीं पहुँची कि इसको हमें मुसद्दक़ा तौर पे एविडेंस हो। जब वो हो जाएगी तो हम भी लिखेंगे दवाई। हाँ, इस वक्त अगर आप अपनी ताकत, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप उदासी से बाहर आना चाहते हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, या मर्दाना कमज़ोरी भी अगर आपको हकीकतन है, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के, सेफ किस्म के ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर हड्डियां कमज़ोर हैं तो एलेंड्रोनेट का नाम का जो एक कंपाउंड है, वो आम ये एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट और फिजिशियंस ये लोग हड्डियों के लिए दे रहे हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर किसी को एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, एनीमिया खुद दिया जा रहा है, ये ब्लड जो है आयरन वो बड़े सेफ तरीके से टैबलेट्स के जरिए फॉलिक एसिड के साथ मिला के वो भी हर प्रेग्नेंट औरत को दिया जाता है, आपको पता है। इसी तरह जिस चीज़ की एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो हमारे पास ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स मौजूद हैं, तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट उसको देख के जो जो आपका जो कमी होगी एग्जैक्ट वही केमिकल रिप्लेस होना चाहिए या देना चाहिए। ये जो है ना हमारा शौक एक ऐसा फर्टिलाइजर हो जो सारे के सारे काम बढ़ा दे, ये एक मेरे ख्याल में हमारी ये लालच या हवस की तरफ ये बात हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि आप मुहतात रहें, अपनी मेडिकल कंडीशन खास तौर पर सामने रखें। कई दफ़ा ये जो कंपाउंड होता है इसमें ब्लड थिनर्स भी होते हैं, ब्लीडिंग करने वाले भी एजेंट्स ऐसे होते हैं जो खून को ब्लीड करने से रोक सकते हैं। तो अब बिला वजह क्या आप रिस्क लेना चाहते हैं कि अभी जो सेहत है आपकी, लेट्स से आपकी 70% है, 80% है, 60% है, तो अब आप एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर तो ना करें। जब भी कोई दवाई आती है वो पहले सैकड़ों लोगों के ऊपर ट्रेंड माहौल में दवाई की सुथराई करके, साफ सुथराई करके फिर बड़े तरीके से उसको टेस्ट किया जाता है। तो अभी इस स्टेज पे जहाँ पे चूहों के ऊपर हमारे पास एविडेंस मौजूद है और रैबिट्स के ऊपर मौजूद है, और सिर्फ थोड़े से जो जो लोग हैं, पेशेंट्स हैं, वो खसूसी किस्म के पेशेंट्स हैं। मतलब अगर अल्जाइमर पेशेंट है तो वो उसके पास अगर 6 महीने साल का टाइम है तो वो हमें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं दिखा सकेगा, ठीक है ना। अगर कैंसर वाले पेशेंट्स का डेटा मौजूद है वो हमें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं दिखा सकेगा। हमें बिला वजह इस चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले ज़रा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब हो चुका है मेरी तरफ से। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपने कमेंट्स हमारे से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और नई एविडेंस जैसी आती तो हम इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। बहुत शुक्रिया।